दुश्मनों की गोलियों का हम सामना करेंगे। आजाद ही रहे हैं, आजाद ही रहेंगे। नमस्कार, मैं क्रांति प्रिया, आप देख रहे हैं मेरे साथ खबर भारत, ये विशेष प्रस्तुति। और ये शब्द सुनते साथ ही आपके दिमाग में एक नाम गूंज गया होगा, चंद्रशेखर आजाद। ये शब्द उन्हीं ने कहे थे जिन्होंने 23 जुलाई 1906 को मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले के भाबरा की भूमि में जन्म लिया। जी हाँ, देश को आज़ादी दिलाने में अहम योगदान देने वाले चंद्रशेखर आज़ाद का आज जन्मदिन है। आज उनकी जयंती मनाई जा रही है। आज़ाद के कुछ वाक्य ऐसे भी थे जो सभी क्रांतिकारियों में जोश भरने का काम करते थे, जैसी ये पहले पंक्तियां मैंने पढ़ी। उन्होंने मरते दम तक निभाया भी। कुछ लोग ऐसे हुए जिन्होंने आज़ाद को न सिर्फ जिया बल्कि खुद आज़ाद बन गए। आज खबर भारत के स्टूडियो में ऐसी ही एक शख्सियत मौजूद है जिनके नाम के साथ ही आज़ाद के लिखे जाने की अपनी एक कहानी है। उन्हें कवि, उपन्यासकार, फिल्म निर्देशक और ना जाने किन किन नामों से जाना जाता है। आइए चंद्रशेखर आज़ाद के व्यक्तित्व पर चर्चा करते हैं खबर भारत के स्टूडियो में मौजूद सुधीर आज़ाद से, जो कहते हैं कि जो तुम चाहो वही होगा, जो तुम चाहो वही होगा, जो तुम सोचो वही होगा, जो तुम थोपो वही होगा, नहीं होगा नहीं होगा, अभी कुछ लोग बाकी हैं, अभी कुछ जिंदा हैं। इन पंक्तियों को पूरा करेंगे, लेकिन उसके पहले हम ये बताना चाहेंगे कि उनका परिचय क्या है। जी हाँ, डॉक्टर सुधीर आज़ाद उन्हें कहा जाता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस पर प्रथम शोध कार्य किया। शहीद आजम सरदार भगत सिंह पर महाकाव्य, भोपाल शहर बस सुबह तक, भोपाल गैस त्रासदी पर उपन्यास, विश्वनायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस पर समीक्षा ग्रंथ, क्रांति मना नेताजी सुभाष चंद्र बोस पर आधारित बाल नाटक, नदी मैं तुम्हें रुकने नहीं दूंगा, नदियों पर आधारित कविता संग्रह, पानी नहीं है वैश्विक जल संकट पर आधारित डॉक्यूमेंट्री फिल्म, और टैंक नंबर 610 भोपाल गैस त्रासदी पर आधारित फिल्म, पहली हिंदी डॉक्यूमेंट्री फिल्म, ओरे बचपन बाल श्रम पर आधारित डॉक्यूमेंट्री फिल्म, हिंदी हैं हम राष्ट्रभाषा हिंदी पर आधारित डॉक्यूमेंट्री फिल्म, द लास्ट वुड, द ट्रेन बिहाइंड वॉल, द लास्ट लेटर, मैं भारत, थैंक यू, अननोन शॉर्ट निर्देशन। इसके साथ ही श्री राम लीला, क्रांति मना जैसे नाटकों का लेखन और निर्देशन। तो चलिए स्वागत करते हैं, मुलाकात करते हैं और बातचीत शुरू करते हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर सुधीर आज़ाद। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर सुधीर आपका। और सबसे पहले मुझे ऐसा लगता है वो जो पंक्तियां मैंने पढ़ी है ना, अभी कुछ जिंदा हैं, अगर आप उसे पूरी कर पाए। हाँ, वो ये है कि अभी कुछ लोग बाकी हैं, अभी कुछ लोग जिंदा हैं जी, अभी कुछ लोग आप कहें तो मैं पढ़ देता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है कि इससे खूबसूरत कोई बात हो ही नहीं सकती कि जो पंक्तियां मैंने खत्म की हैं उनकी शुरुआती पंक्तियां क्या नहीं, हैं। बिल्कुल। दरअसल ये चंद्रशेखर आजाद पे मैं एक महाकाव्य लिख रहा हूँ, उसमें एक गीत है ये जी। और इसका तारुफ या आप कह सकेंगे इसमें जितनी आग है, जितनी सांस इसमें भरी हुई है, वो उनका व्यक्तित्व और कृतित्व ही है आजाद साहब का। तो देखिए, गीत ये है कि अभी कुछ लोग बाकी हैं, अभी कुछ लोग जिंदा हैं, अभी सब साथ आएंगे, अभी आवाज उठेगी, अभी कोहरा भी हटेगा, अभी सूरज भी निकलेगा। सुनो आजाद हैं हम लोग, सुनो हिम्मत है लड़ने की, सुनो ताकत है कहने की, सुनो कुव्वत है लड़ने की। घरों में लोग सहमे थे, घरों से लोग निकले हैं, घरों की फिर हिफाजत को, घरों को फिर बचाने को। हटाओ ये लहू मौसम, हटाओ ये गलत मौसम, हटाओ धुंध ये सारी, हटाओ ये धुआं मौसम। तुम्हें अब सोचना होगा, तुम्हें सच बोलना होगा, तुम्हें रोकना होगा। जो तुम चाहो वही होगा, जो तुम सोचो वही होगा, जो तुम थोपो वही होगा, नहीं होगा नहीं होगा, अभी कुछ लोग बाकी हैं, अभी कुछ लोग जिंदा हैं। वाह, क्या बात है, कितनी खूबसूरत पंक्तियां। मुझे ऐसा लगता है क्या हमें इसे आसान भाषा में करने की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन ये जानने की ज़रूरत ज़रूर है कि डॉक्टर सुधीर के साथ आज़ाद, क्या हम इसे सरनेम समझें, क्या हम इसे उपनाम समझें, या हम ये समझें कि जिस तरह से, चूंकि आज चंद्रशेखर आज़ाद पर विशेष ये संदर्भ है हमारा और जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं, उनके व्यक्तित्व पर चर्चा कर रहे हैं और आप उन पर महाकाव्य लिख रहे हैं, ये बहुत ही हमारे लिए गौरव का विषय कि हम आपसे उनके व्यक्तित्व पर चर्चा करेंगे। तो ये जरूर जानना चाहेंगे कि क्या उनकी तरह ही आपने भी अपने नाम के साथ आज़ाद लगाया? नहीं, यकीन मानिए ना, इतना बड़ा दिमाग था मेरा, ना इतनी बड़ी सोच थी पहले। ये इत्तेफाकन ये हुआ कि बस लिखता था
और लिखते लिखते बस एक दिन जहन में आया, मतलब मैं शुरू से लगातार ये चीज़ सोच रहा था कि ये फोटोकॉपी के साथ नहीं रहना है। और चूंकि एक आपने कहा है, मैं एक दिलचस्प, एक बहुत छोटा सा किस्सा है, मुख्तसर सा किस्सा है कि मैं अमरवाड़ा से हूँ, जो छिंदवाड़ा जिले में अमरवाड़ा एक कस्बा है, विधानसभा इस समय वहाँ से हूँ। और जब मैं 9वीं पढ़ता था तो हमने एक क्रिकेट का टूर्नामेंट कराया। अब किसी क्रिकेट के टूर्नामेंट का नाम क्या होना चाहिए? कोई भी नाम हो सकता है, लेकिन जुनून आज़ादी कप तो नहीं हो सकता ना। बिल्कुल नहीं। हमने हमारे क्रिकेट टूर्नामेंट का नाम रखा जुनून आज़ादी कप। और उसका सेंट्रल आइडिया ये था कि यार काम करते हैं कि 25-25 रुपए फीस लेंगे, बॉल से हमारे बल्ला उनका होगा और हमारे पास 100-200 रुपए बच जाएंगे और एक नया बल्ला खरीदेंगे टूर्नामेंट के लिए। सेंट्रल आइडिया था। तो वो कप करवाया, जुनून आज़ादी कप। और जब फाइनल हो गया, फाइनल हो रहा था, और हमने सोचा कि जैसे एक रिवाज होता है कि भाई आप एक कोई महापुरुष या सरस्वती जी की वंदना या माल्यार्पण करके एक विधिवत शुरुआत करते हैं इवेंट की। तो अब हमारे जहन में आया कि तस्वीर तो होनी चाहिए इसके लिए। यकीन मानिए, मैं ढूंढते रहा, नहीं मिला। 5 रुपए में एक मुकेश भैया हैं अमरवाड़ा में, उनका ये फोटो बेचते थे वो। तो उन्होंने मुझे 5 रुपए में 2 तस्वीरें दी। एक यही तस्वीर जो आपके सामने स्क्रीन में है जी, चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह की 2 तस्वीरें दी उन्होंने और कहा कि ले जा यार ये। तो तब मैं इतना वाकिफ नहीं था इन दोनों से कि ये दोनों कौन है और ये मुझे ले जा रहे हैं कि मैं इनको ले जा रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं पता था। हमने वो तस्वीरें वहां रखी, इवेंट हुआ। अच्छा, उसके आसपास वो जो एक चमकीली सी एक बाउंड्री होती है वो लगी हुई थी। एक तख्ते पे वो तस्वीर चस्पा थी। इवेंट खत्म हुआ, हम जाने लगे, शाम गहरा गई थी और एकदम से मेरी नजर पड़ी कि वो तख्तियों की जो बॉर्डर है वो चमक रही है। मैंने सोचा ये पड़ी रहेंगी, चलो मैं ले जाता हूँ घर। और घर में जहाँ मैं पढ़ता था उसके सामने की खिड़की की जो दरारें थी वहां मैंने उसको फंसा दिया। वो चंद्रशेखर आजाद थे। वाह। और शायद वहां से एक, मुझे नहीं पता था कि ये तो किरदार बना रहे हैं, ये तो शायद मुझे जीना सिखाएंगे, ये तो शायद मेरी तासीर बनाएंगे, ये तो शायद दरवाजे खोलेंगे जो बंद हैं सारे। तो ये से उनका असर ऐसा हुआ, कह सकते हैं। वो आपकी पहली मुलाकात थी तब। हाँ, और तब मैं नाम नहीं जानता था, नाम नहीं जानता था। मतलब अभी मैं कुछ भी कह दूं, पर सच ये था कि मैं तब ना भगत सिंह जी को जानता था, ना चंद्रशेखर आजाद साहब को जानता था। पर हाँ, वो उसके बाद से देखिए फिर मैंने महाकाव्य भगत सिंह पे लिखा और अब उन पे लिख रहा हूँ। जी बिल्कुल। तो आजाद की कहानी, मतलब ये गुत्थी यहाँ सुलझ जाती है कि वहां से आपको लगा कि ये शब्द जोड़ लेना चाहिए। हाँ, फिर क्योंकि अभी मेरे सवाल का वो हिस्सा बाकी है। दरअसल उसके बाद में जैसे अब नाम तो जो हम 10वीं तक के पहले अब नाम बदल सकते हैं, राइट? हाँ। तो 10वीं का पर्चा भर रहे थे हम, मेरे जहन में आया कि मैं पापा से बोलूँ कि मेरा नाम बदल दो आप, क्योंकि 10वीं के बाद तो वही नाम चलेगा। करेक्ट। तो मैं पापा के पास गया तो मेरे पापा ने मुझे डांटा नहीं, कुछ नहीं करा। उन्होंने कहा कि एक काम करो, ठीक है मैं तुम्हारे सर से बोल दूंगा। तो मेरे प्रिंसिपल राय सर थे वहां पे, उन्होंने कहा कि नहीं इसका नाम ये रहने दो, सुधीर नेमा, ये रहने दो नाम, पर हम इसको अब आजाद कहेंगे। पर उस दिन से हुआ कि मैंने अपने नाम के आगे से अपना सरनेम हटा दिया और आजाद लिखने लगा। तो मेरे टीचर्स, मेरे दोस्त, मेरे सारे अपने, वो सब अब मुझे आजाद के नाम से ही जानते हैं। तो इनफैक्ट मुझे ध्यान है कि जब भी आपका परिचय दिया जाता है, मुझे नहीं लगता कोई आपको डॉक्टर सुधीर नेमा कहता होगा। हाँ, यकीनन नहीं कहता, यकीनन नहीं कहता। क्योंकि अब आप सिर्फ बोले ही नहीं जाते, पढ़े भी उसी नाम से जाते हैं। हाँ, ये तो अपनों का वो है। तो यहाँ से डॉक्टर सुधीर आज़ाद जब आगे बढ़े, तो मैं ये ज़रूर जानना चाहूँगी कि जब आप इन पर उपन्यास लिख रहे हैं, चूँकि हम विशेष रूप से इनकी जयंती पर ही चर्चा कर रहे हैं, तो आज़ाद साहब की बात आपने ऑलमोस्ट आधा कर लिया है क्या? प्रकाशन की प्रक्रिया में लगभग पूरा ही हो चुका है, ये कहा जाए तो। मतलब अब आपने उनको लगभग पूरा समझ लिया होगा। महाकाव्य का मतलब यही कि बहुत बारीकी से आपने उनको समझा होगा, जाना होगा। हाँ, मतलब ये दावा तो मैं नहीं कर सकता क्योंकि पर हाँ, मैंने वाकई उनका पूरा जीवन और उन पे जितना कुछ लिखा गया है अलग अलग भाषाओं में भी, वो सब कुछ पढ़ा और अपनी जितना सामर्थ्य मेरा कोशिश की कि कुछ ला सकूं। तो क्या कौन सी चीज़ ऐसी है जो आपको लगता है कि उन्हें, हम सभी युवाओं को, अगर मैं आज की युवाओं की बात करूं, तो उन युवाओं को सीखने की, समझने की, आत्मसात करने की ज़रूरत है? दरअसल सबसे बड़ा जो मुझे समझ में आता है कि चंद्रशेखर आज़ाद क्यों आज भी प्रासंगिक हैं, उसका सबसे बड़ा कारण ये है, या क्यों आज हमें पढ़ने की आवश्यकता है, या क्यों मुझे लिखने की ज़रूरत महसूस हुई,
कि एक गुलाम हिंदुस्तान में एक शख्स जो ये दावा करता था कि मैं आज़ाद हूँ, और आज आज़ाद हिंदुस्तान में हम लोग अपनी बात अपने दम से कहने में डरते हैं। अपनी बात कहने के पहले हजार किस्म की शर्तें और कह सकते हो आपकी कितनी बंदिशें हैं, आप तो समझती हैं। तो मुझे लगता है कि ऐसे समय में जब वाकई आप सर नहीं उठा सकते थे, एक शख्स ने आवाज दी कि मैं आज़ाद हूँ, आज़ाद ही मरूंगा या आज़ाद ही रहूंगा, और फिर उससे मुतासिर हो गए कितने सारे लोग, कितने युवा क्रांतिकारी आए और उन्होंने देश की आज़ादी के लिए काम किया। तो मुझे लगता है कि आज के समय में जब हम कहीं ना कहीं थोड़ा सा अपनी जड़ों से दूर जाए, कहीं ना कहीं एक स्वाभिमान शून्यता हमारे भीतर आ रही है, कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक हिचक होती है, एक खौफ आता है कि शायद जो मैं सोच रहा हूं अगर मैं वैसे कहूंगा तो ये क्या सोचेगा और वो क्या सोचेगा। तो उस समय जब ये सारे हालात सामने होते हैं तो मुझे लगता है कि चंद्रशेखर आज़ाद को एक बार पढ़ना चाहिए, और यही मुझे सबसे बड़ा कारण लगा कि इन्हें एक बार वैसे सामने लाना चाहिए कि ये आज के युवाओं से सीधा जुड़ें, क्योंकि इस बात में कोई संदेह नहीं, और आप मेरी बात से इत्तेफाक रखेंगे कि आज कई मायनों में आज का जो युवा है वो पहले से बेहद बेहतरीन है, बहुत जबरदस्त है, उसका अपना सोचना है, लेकिन जड़ होती है, और जड़ से ही हम अपने आप को मजबूत कर सकते हैं। तो मुझे लगता है इनसे अच्छा कोई व्यक्तित्व हो ही नहीं सकता। बिल्कुल, सच कहने का साहस, या सच को सच कहने का, दरअसल और सच सही और गलत में अंतर करने का साहस, ये अब आज के युवाओं में है, क्या हम ऐसे माने? यकीनन है, यकीनन है। मतलब इस बात से तो बिल्कुल भी मैं मतलब मुझे इस बात से कोई आपत्ति नहीं ना, ऐतराज है, मैं बिल्कुल मानता हूं आज का युवा हर लिहाज से पहले से बहुत बेहतर है। और अगर हम ये कहते हैं, जैसे अमूमन मैं जैसे आप जानती हैं मैंने कुछ स्कूल्स के साथ भी मैं कनेक्टेड हूँ, हाँ। तो मैं बच्चों को भी देखता हूँ तो आज के बच्चे कल के बच्चे से बहुत ज्यादा स्मार्ट हैं, लेकिन बस बात यह है कि बच्चे का देखना, बच्चे का सोचना, बच्चे का समझना, और वो बुनियाद जिस बुनियाद पे उनका देखना और सोचना बनता है, हमें वो आधार उनके सामने रखना है। जैसे आप जानती हैं कि पहले टीचर हमारे लोग आचार्य क्यों कहते थे, क्योंकि हम उनको कहते थे। तो ये इससे बड़ा आचरण क्या हो सकता है जो चंद्रशेखर आजाद का है। हाँ। तो मुझे लगता है कि ये इसीलिए इनका, और आज के युवा तो बहुत ज्यादा समझदार हैं और बहुत आसानी से मुझे लगता है कि ये उनके तक पहुंच जाएंगे। बिल्कुल। आज जिस युवा महोत्सव की हम बात कर लेते हैं, या जिस कार्यक्रम की शुरुआत की आज सीएम साहब के जरिए, और जो युवाओं की ऊर्जा पर उन्होंने बात की, उनके भविष्य को लेकर जो बात कही गई, बिल्कुल युवा प्रधान देश की हम बात करें और युवाओं की उस एनर्जी को सही जगह इस्तेमाल करने की अगर बात करें, तो आपको क्या लगता है अब युवाओं को किस दिशा में देखने की जरूरत है, किस चीजों को समझने की जरूरत है, ताकि वो दिशा सही होगी तो दशा बदलने में शायद वक्त ना लगे? मुझे लगता है सबका अपना रंग है, और सिर्फ यहाँ जरूरत यह है कि आप अपने रंग से वाकिफ हों, आप अपनी सोच को अहमियत दें और आपकी सोच व्यापक हो। इसके साथ देखिए, मुझे आपसे आपकी बातें सुनते सुनते जब आज आपने युवा महोत्सव का जिक्र किया, मुझे बहुत अच्छी मेरी 4 पंक्तियां याद आती हैं। आप इजाजत देंगे तो मैं जरूर। देखिए, आज का युवा या आज का विद्यार्थी और कैसे वो अपने आप को कल खुद को बनाते हुए और एक अच्छे समाज को या अच्छी जिंदगी को, अच्छे राष्ट्र को बनाने में वो उसकी भूमिका क्या हो सकती है और कैसे हो सकती है। सुनिएगा कि अनुशासित क्रमबद्ध पतझड़ से मधुमास बदलते देखा है। अनुशासित क्रमबद्ध पतझड़ से मधुमास बदलते देखा है, संयम के बल पर यौवन का विश्वास बदलते देखा है, और निस्वार्थ सेवा भावना से संसार बदलना क्या मुश्किल, हमने संयम के बल पर यौवन का विश्वास बदलते देखा है। और वो ये है, क्या बात है। ये पंक्तियां भी इसी महाकाव्य की हैं। बिल्कुल, जिस तरह से वो बैठे बैठे पंक्तियों को गढ़ देते थे, कलम से चिंगारी पैदा कर देते थे, कुछ ऐसा ही काम आप भी कर रहे हैं। और हाँ, वो जब आप समंदर के पास होते हैं तो थोड़ा सा भीग भी जाते हैं, तो वही छींटे पड़ रहे हैं मुझ में। और महाकाव्य लिखने के बाद बिल्कुल ये सवाल बनता है, मुझे ऐसा लगता है पूछ लेना चाहिए मुझे आपसे। एक परिचय आपका तब हुआ था जब तस्वीर आपके हाथ में थी,
दूसरा मुझे लगता है कि परिचय कहना चाहिए, या ये कह सकते हैं आपने उनके नज़दीक अपने आप को तब फील किया जब महाकाव्य लिखना चाह रहे होंगे, और जब महाकाव्य लिखने लग गए और जब वो अंतिम पेज लिख रहे थे, वो यात्रा के बारे में हम जिक्र करें। दिलचस्प है वाकई। दरअसल चंद्रशेखर आज़ाद अपने जीवन के अंतिम समय में उनके साथ ये हुआ कि उनकी क्रांतिकारी दोस्तों ने कहा कि देखो देखो आज़ाद, तुम अपनी माँ के इकलौते सहारे हो। पिछले 2-3 माह से तुम्हारे घर में खाना नहीं है। तुम्हारी माँ जो है वो मतलब लगभग एक वक्त भूखी रहती है, या इतनी ज्यादा निर्धनता है। और तुम जिस राह पे हो, इस राह के बाद तुम्हें लगता है कि तुम्हारी माँ का क्या होगा, कल उनको देखने वाला कौन होगा। तो आज़ाद ने जवाब दिया कि मेरी माँ मुझे जन्म देने के साथ ये जानती थी कि उसने मुझे जन्म क्यों दिया है। इस अर्थ में दिया है कि एक माँ से बेहतर त्याग की परिभाषा कोई नहीं जानता, और मेरे अंदर अगर ये सामर्थ्य है त्याग का तो वो मेरी माँ से है। अगर मेरी माँ भूखी रहती है और इस भूखे रहने में अपने प्राण त्याग देती है, तो भी यह मेरे लिए बहुत छोटी कीमत होगी अपने देश को आज़ाद कराने के लिए। क्या बात है। आप सोचिए कि मतलब क्या लोग थे हमारे। और ये विराटता देखिए, आप सोचिए, मतलब हम पहुंच ही नहीं सकते। हाँ। तो ये चीजें ऐसी है जो बिल्कुल जैसा होता है ना, आप इस बात से इत्तेफाक रखेंगे कि जैसे जैसे हम जानते जाते हैं, हमें इस बात का एहसास होता है कि हम नहीं जानते। हाँ हाँ। तो मैं जैसे जैसे उनको जान रहा था, मुझे एहसास हो रहा था कि भाई ये तो सब मतलब ये हिमालय है। आप एक हिमालय, मतलब हिमालय इसलिए कह रहा हूँ कि आप उसको देखते हैं तो आस्था से आपका अंतस झुक जाता है और गर्व से आपका मस्तक उठ जाता है। ये है। क्या बात है, कुछ ऐसी ही बात है। दरअसल। वाह, मतलब आप उनको जिस तरह से बयां कर रहे हैं, कभी कभी लगता है आप भी ये मानते होंगे ना कि जब ये पूरा डेटा जब आप इकट्ठा कर रहे थे, रिसर्च वर्क है आपका भी वो, कि जब ये आप डेटा इकट्ठा कर रहे थे या जब आप लिख रहे थे, तो लिखते वक्त हर पंक्ति में उनकी एक तस्वीर नई तैयार होती होगी। वो तस्वीर जिसे आप बना नहीं रहे हैं, आप लिख रहे हैं, और वो आपकी आंखों के सामने। क्योंकि जिस तरह से आप जो वाक्य अभी बयां कर रहे थे, थोड़ी देर के लिए ऐसा लगा जैसे कि वो पूरा का पूरा एक दृश्य यहाँ सामने बयां हो रहा है, मतलब वो सब हो रहा है, घटित हो रहा है सामने। कोई, जी बिल्कुल, मैं चाहूंगी वो अनुभव के साथ कोई और ऐसी चीजें जो जिन्होंने पढ़ा, आप घर में भी कोई ऐसा है शख्स जिसे आप शेयर करते हो अपना वो पढ़ना, या आप प्रतिक्रिया लेने, हर लेखक शायद अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर लेना चाहता हाँ, होगा। मेरे 2 दोस्त हैं बहुत अच्छे, मोहित जोशी और उनकी श्रीमती जी, परी जी। जोशी जी। तो ये दोनों मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, ये दोनों आलोचक भी हैं मेरे, और चीज़ों को सुन, मतलब मैं रात को 2 बजे फ़ोन करता हूँ कि यार ये कुछ सुनो ज़रा। तो जब मैं लिख रहा था, और जैसा आपने अभी, मैं सबसे पहले एक बात ज़रूर कहूँगा और इसके लिए आपको शुक्रिया भी कहूँगा कि जब आपने कहा कि मैं कह रहा था और आप देख पा रही थी, उसका सिर्फ और सिर्फ एक कारण है कि आप उसी संवेदना के साथ उस विषय से जुड़ी हैं। हाँ। ये क्रांति प्रिया जी, दरअसल अगर आज आप इस सब्जेक्ट के साथ सामने हैं तो ये सिर्फ आपका एक प्रोग्राम नहीं है, ये आपकी एक वैचारिक प्रतिबद्धता को भी प्रस्तुत करता है दरअसल। क्योंकि जब आज हम ये, मतलब मैं शुक्रिया कहूँगा आपके चैनल का इस लिहाज से कि आप एक बहुत गहरा विषय और उसको इतनी शिद्दत से कहने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं तो सिर्फ अपने लिए ये हमेशा सोचता हूँ कि ये जो विषय है, ये विषय कई बार मुझे इस लायक बना देते हैं कि मैं बात कर सकूं, बाकी और कोई बात नहीं है। तो चंद्रशेखर आज़ाद के को लिखने के साथ साथ एक एक शब्द, एक एक पंक्ति या एक एक घटना जो उनके जीवन से गुजरी है, या एक पूरा उनका जो सम्यक जो वर्णन सामने आता है, उसमें लगातार मेरे जहन में एक बात आती रही कि इस व्यक्ति का ये किरदार है। और उसके बाद जब मैं अगले घटना में बढ़ता था या अगले चरण में बढ़ता था या उनके साथ अगला सफर करता था, तो मुझे लगता था कि नहीं, ये तो और बड़ा है, ये तो और बड़ा है। आप सोचिए ना कि एक ऐसा व्यक्ति जिस पर उसके सिवाय कोई विश्वास करने वाला नहीं था, उसने एक सभा गढ़ दी, एक पार्टी बना ली, और अपने साथ साथ मैं क्यों कहता हूं कि हमें अंधेरे को कोसना नहीं चाहिए, हमें चिराग जलाने की कोशिश करनी चाहिए। पर ये जनाब वो हैं चंद्रशेखर आजाद साहब कि इन्होंने ये सूरज बने और इन्होंने अपने प्रकाश से तो तिमिर को तो हरा ही हरा, कितने सारे नौजवानों को इन्होंने एक रास्ता दिखाया। सही मायने में भगत सिंह को भगत सिंह बनाने की जमीन का नाम चंद्रशेखर आजाद है। वाह, यकीन मानिए।
कई बार ऐसी कुछ चीजें जब सुनने में आती हैं जो ऐसा लगता है अनसुनी अनकही वाली बातें, वो तभी आती हैं जब आप जैसे लोग जो लिखते हैं जब, और जब युवा जब पढ़ेंगे तो बिल्कुल परिवर्तन आएगा, वो परिवर्तन की बयार आएगी। इससे एक सवाल जरूर बनता है, जैसे अब मुझे लगता है ये सवाल ऐसा रखा जाना चाहिए कि अच्छे लिखने वाले कम बचे हैं, अच्छे पढ़ने वाले भी कम बचे हैं। अच्छा लिखा जाएगा तो अच्छा पढ़ा भी जाएगा, और जब अच्छा पढ़ा जाएगा तो उसी तरह से जिया भी जाएगा। दरअसल माध्यम बदल गए हैं, आप जानती हैं। हाँ। आज से 10 साल पहले के मायने अलग थे, उससे 10 साल पहले के मायने अलग थे। हाँ। आज मायने अलग हैं। आज हमारे पास आज हमारे सामने चुनौती है सही को चुनने की। और आज से 20 साल पहले चुनौती हमारे पास थी कि उपलब्धता की चुनौती थी कि हमारे पास क्या चीजें हैं, क्या चीजें नहीं। जी। मैं आपसे तो इस बात पे जो कि आज अच्छे लिखने वाले कम बचे हैं, पढ़ने वाले यकीन मानिए दोनों बाकी हैं। हाँ। बेहतरीन पढ़ने वाले बाकी हैं, बेहतरीन लिखने वाले बाकी हैं, और इन थोड़े लोगों से ही ये सब कुछ बरकरार है। और मैं फिर से वही बात कहूंगा कि जंगल में शेर बहुत कम होते हैं और ज्यादा होने भी नहीं चाहिए। बिल्कुल। मैं चाहूंगी कि कुछ हमारे दर्शक इंतजार कर रहे होंगे कुछ और पंक्तियों का जो खूबसूरत गढ़ी गई हैं, वे शब्द जो शायद सुनकर हमें किसी और दुनिया में ले जाते हो। मैं तो कुछ ऐसी आपको मैं जरूर सुनाऊंगा, लेकिन उससे पहले अगर आप इजाजत देंगी तो एक बहुत अच्छा किस्सा मुझे याद आ गया। जी प्लीज। जब मैं शहीद आजम भगत सिंह लिख रहा था, महाकाव्य भगत सिंह पे। हाँ। 2016 का वक्त है ये जी। और उस समय मुझे किस्सा जब उन पे रिसर्च करते समय मुझे पता चला कि जब श्री कृष्ण सरल ने महाकाव्य लिखा, पहला महाकाव्य सुबह ये भगत सिंह पे, जी। तो उन दिनों विद्यावती जी जीवित थी, विद्या देवी जी जो भगत सिंह की माँ थी। जी। और उन्होंने आमंत्रित किया उज्जैन में। पूरी उज्जैन की जनता ने, मतलब लोग कहते हैं कि उज्जैन में उस समय जमीन का रंग नहीं दिख रहा था, पूरी जमीन में फूल बिछे हुए थे। वो आई विद्यावती जी, विद्या देवी जी, मैं थोड़ा सा भूल रहा हूँ। और जब उन्होंने महाकाव्य, श्री कृष्ण सरल जी ने महाकाव्य उनके पास रखा, उन्होंने ऐसे लिया जैसे गोदी में बच्चा लेते हैं। और उन्होंने देखिए क्यों भगत सिंह की माँ भगत सिंह की माँ है। हाँ। उन्होंने जवाब दिया, उन्होंने जवाब नहीं दिया, पूछा श्री कृष्ण सरल से कि तुमने मेरे एक बेटे पे तो लिख दिया और है चंद्रशेखर आजाद, उस पे कब लिखोगे? वाह। सोचिए मतलब क्या लोग थे ये और कितना बड़ा मन। विष्णुकांत शास्त्री जी की 4 पंक्तियां मुझे बहुत, मतलब छोटा गीत है वो, पंक्तियां नहीं है, बिल्कुल यही है कि बड़ा काम कैसे होता है पूछा मेरे मन ने। बड़ा काम, अब ये बड़ा काम, ये सरल जी को लोग कहते हैं कि सही मायने में जो शहीदों का जो तर्पण है वो उन्होंने किया है सरल जी ने। उनके महाकाव्यों में से 90% महाकाव्य शहीदों पे हैं। और मैंने अपना यह महाकाव्य भी सरल जी को ही समर्पित किया है। जी, जी। तो देखिए मैं एक कविता सुनाता हूँ, सरल जी जैसे लोगों पे है ये, हम तो जर्रा भी नहीं है। बड़ा काम कैसे होता है पूछा मेरे मन ने। हाँ। जवाब मिलता है जी। अंतस जवाब दे रहा है। बड़ा काम कैसे होता है पूछा मेरे मन ने, बड़ा लक्ष्य हो, बड़ी तपस्या, बड़ा हृदय मृदुवाणी, किंतु अहम हो छोटा, जिससे सहज मिले सहयोगी, दोष हमारा श्री राम का यह प्रवृत्ति कल्याणी। तो ये गहरे सरल शब्दों में कितनी गहराई होती है, ये आपसे बात करके, आपको सुनकर समझ में आ रही है। यकीन मानिए मैं सच कह रहा हूँ क्रांति प्रिया जी कि ये जो सारा कुछ है ना, इसका सिर्फ और सिर्फ आधार है कि ये जो इन लोगों को थोड़ा सा पढ़ लिया है ना, तो वो जरा सा, बाकी ना मेरे में इतनी समझ है, दिमाग है ना, मेरी बड़ी सोच है, पर हाँ थोड़ा थोड़ा ये जो सींच रहे हैं तो उससे एहसास हो रहा है कि नहीं सार्थकता क्या होती है अगर कुछ कर सकते हैं तो। बिल्कुल, जयंती मनाने के साथ साथ, क्योंकि ये दिन जो होते हैं ये याद तो दिलाते हैं उन शहीदों की, पर उन शहीदों को जीने के लिए, उनको समझने के लिए, उनकी शहादत को भी समझने के लिए पढ़ना बेहद जरूरी उनके बारे में, या फिर इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन होना चाहिए ताकि हम उन्हें सुन पाएं, अगर हम पढ़ नहीं पा रहे हैं। जो हम जिस तरह की खबर भारत में आज में परिचर्चा कर रहे हैं,
मैं एक अंतिम सवाल आपसे कर लेती हूँ और फिर उसके बाद कुछ पंक्तियां और फिर हम इस कार्यक्रम का समापन करेंगे। जरूर। सवाल ये कि जब आप आजाद साहब पर उपन्यास लिख रहे थे, महाकाव्य। आपने सॉरी महाकाव्य जी लिख रहे थे, जी। माफ कीजिएगा, तो जो आपने अभी आलोचक की बात की थी ना, आपने जोशी परिवार हाँ। दंपति उनको जब पढ़ाया, क्या ऐसा हुआ या आपके मन में ऐसा आया या आपने कभी ऐसा सोचा कि उनका व्यक्तित्व भी कहीं सोचने पर मजबूर करता है? आपने आलोचक की तरह उस महाकाव्य को लिखते वक्त आजाद साहब को देखा? आलोचक की तरह बोला मैंने। हाँ, दरअसल मुझे मैं बिल्कुल समझ गया आपका जो भाव है वो ये है कि मैं कितना ज़्यादा अपने आप में इस बात को लेके जिम्मेदार महसूस कर रहा था कि मैं उस चीज़ से न्याय कर पाऊंगा कि नहीं या अगर चंद्रशेखर आज़ाद कभी देखें, सुने, पढ़ें या उनको कभी ऐसा हम लोग मानते हैं ना, हमारी आस्था है कि कोई कहीं नहीं जाता और ऐसे लोग तो कहीं नहीं जाते। हाँ। कि भाई ये जो लिख रहा है इसमें गुर्दा है कि नहीं। आप आगे आप सूरज को लिख रहे हैं तो मेरे साथ मैं सूरज को लिख रहा हूं और मेरा कोई भी शब्द ठंडा नहीं होना चाहिए। मुझे बराबर इस बात का एहसास था कि मैं एक ऐसे शख्स को लिख रहा हूं जिसकी सांस की आवाज किसी शेर के गुर्राने की आवाज से तेज आती है। और जब आप ऐसा लिख रहे होते हैं तो आपको सबसे पहले महसूस होता है कि बहुत जिम्मेदारी का काम है, बहुत सामर्थ्य के साथ और बड़ी शिद्दत के साथ करनी है। इसमें जल्दबाजी जैसी कोई चीज नहीं होनी चाहिए। आप यकीन मानिए, मैंने पिछले 3 साल से मैं इस पे काम कर रहा हूं और सिर्फ यही वजह क्योंकि मुझे लग रहा था कि एक भी शब्द ठंडा नहीं होना चाहिए, एक भी शब्द ऐसा नहीं होना चाहिए जो निकल जाए, मतलब ठहर जाए तो वो आजाद के ऊपर कुछ लिखा हुआ है, नहीं तो फिर तो कविता है, फिर तो वो लिखने के लिए लिखा गया है। जी, केवल लिखने के लिए नहीं लिखा है। हाँ, मतलब यकीन नहीं लिखा। चलिए, अब मैं अनुरोध करूंगी कि जाने से पहले कुछ खूबसूरत पंक्तियां या तो युवाओं को समर्पित करते हुए मैं चाहूंगी, या कोई ऐसी पंक्तियां जो आज इस कार्यक्रम के माध्यम से, इस मंच से दर्शकों तक पहुंचना जरूरी है। किस तासीर की सुनना चाहेंगे आप बताइए, आप कहेंगे? माहौल वही बना हुआ है कि आजाद ही रहे हैं, आजाद ही मरेंगे वाला, तो कुछ ऐसा ही जो जोश भरती हो। मैं आपको हाँ जी, अपने महाकाव्य का जो शहीद आजम भगत सिंह उसका गीत सुनाता हूँ जो अतुकांत है। वो है कि मुझे गुलजार साहब की याद आ गई। एक इवेंट हो रहा था, मैं गुलजार साहब को इनवाइट कर रहा था और मैं शेर भूल गया उनको बोलते बोलते जी। कि मैंने कहा मैं गुलजार साहब को इस शेर के साथ बुला रहा हूँ और मैं भूल गया। तो गुलजार साहब ने कहा कि बेटा सोचो बोल। देखिए, मैं कविता सुनाता हूँ आपको। ये गीत है शहीद आजम का कि तू जी रहा है तो जिंदा हो, तू जी रहा है तो जिंदा हो, क्या जिंदगी गुजारना, आवाज उठा विरोध कर, झुका नहीं उठा दे सर, वो बोल जो सही है, जबान तेरी है किराए की नहीं है। सब चुप्पियों को तोड़कर हल्ला मचे कुछ शोर कर, सब बाद में करेंगे गौर, तू पहले खुद पे गौर कर। तू जी रहा है तो जिंदा हो, क्या जिंदगी गुजारना। क्या बात है, बहुत शुक्रिया। क्या बात है, बहुत खूबसूरत। जिंदा है तो जिंदा नजर आना जरूरी है। मुझे कुछ ऐसी ही पंक्तियां याद करी, किसी ने लिखी थी और वो लाइन आपके बोलते साथ ही दिमाग में कौंध गई। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं दर्शकों को जरूर बताना चाहूंगी कि अब सुधीर साहब भोपाल में नहीं रहते हैं, वो शायद भारत से ही बाहर है वो, लेकिन यहाँ आना हुआ और ये इत्तेफाक देखिए कि हमारा आपसे संपर्क करना हुआ और आपका भोपाल में मौजूद होना हुआ। हाँ, क्योंकि ये खबर भारत के साथ आपका एक परिचय था। बिल्कुल, और मैं अभी कुछ समय तो यही हूँ क्योंकि एक दो प्रोजेक्ट्स हैं तो उसके सिलसिले में। बिल्कुल, तो बिल्कुल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और ये मतलब मैं आपके चैनल को इस बात के लिए वाकई मतलब तारीफ काबिल है ये बात कि आप इन विषयों पे काम कर रहे हैं, ये बड़ी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत सारी शुभकामनाएं आपको आपके महाकाव्य के लिए। बहुत जल्दी ये दर्शकों के साथ पहुंचे और हमेशा की तरह जैसे आपकी लेखनी प्यार पाती है ऐसी बहुत सारा प्यार मिले। और जाने से पहले कुछ खूबसूरत पंक्तियां जो दी हैं आजाद साहब की, आज हम बात कर रहे थे और उन्हीं के संदर्भ में हमने चर्चा भी की सुधीर आजाद जी से, डॉक्टर सुधीर आजाद जी से। तो वो अगर इन पंक्तियों की मैं बात करूं जो लिखी गई हैं कि शहीदों की चिताओं पर हर बरस लगेंगे मेले, कि शहीदों की चिताओं पर हर बरस लगेंगे मेले, वतन पे मरने वालों का यही आखिरी निशा होगा। और आज़ाद ही रहेंगे इस विशेष प्रस्तुति में इतना ही। जल्दी फिर मुलाकात होगी और हम सब की तरफ से श्रद्धा सुमन चंद्रशेखर आजाद को। नमस्कार।